Good morning, everyone. We were on our chapter 3 of geography, which is interior of the earth. And this is our second class. And basically, when we started with the chapter, we first came to know कि हमें है ना अर्थ के इनसाइड के बारे में, जो चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो सीधी सी बात है, अपने को पता चलता है बहुत हम ऑब्वियसली डायरेक्टली जाके तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द वेज इन विच वी एक्चुअली नो अबाउट द अर्थ। तो इसमें अपने लोगों ने बोला था ज्यादातर जो हमारे एविडेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं और उसको पढ़ के अपने इंफॉर्मेशन निकालते हैं अबाउट द अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। अब उसके बाद उसके बाद हमने अलग अलग सोर्सेज के बारे में पढ़ा था जिससे अपने को पता चल जाता है अबाउट द अर्थ। रॉक से पता चलता है इनसाइड द अर्थ कैसा है, वॉल्केनो से कैसे जो उसके अंदर से मोल्टन मैग्मा निकलता है उससे अपने को पता चल जाता है, ओशन ड्रिलिंग से अपने को पता चल जाता है। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमने देखा था कि बहुत और चीजें जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है वो हमें बताती है कि अर्थ के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। जो मीटियोर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मीटियोर्स है वो होते हैं इस टाइप के मटेरियल जो एक्चुअली अर्थ के अंदर से तो नहीं आते बट समवेयर ये उसी टाइप से फॉर्म हुए हैं जिस टाइप से हम नोटिस करेंगे कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए हम उससे काफी कुछ पता कर पाते हैं अर्थ के इनसाइड का। उसके बाद हमने देखा था रिलेटिंग टू द जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या पता चलता है अपने को अबाउट कि कौन सी चीज कहाँ कितने अमाउंट में अवेलेबल है जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज है। फिर ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड हमने किया था कि ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ में अलग अलग जगह अलग क्यों होता है, बिकॉज टूवर्ड्स द इक्वेटर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है अर्थ का शेप, बल्जिंग आउट होता है और टूवर्ड्स द पोल जो है फ्लैट होता है, इसीलिए ग्रेविटेशन अलग होती है। इसीलिए हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है मास ऑफ द थिंग जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है जिसके कारण अपने वी गेट टू नो मोर अबाउट द inside of the earth. उसके बाद the last topic that we did was seismic waves, यानी जो seismic waves है जो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं earthquake है उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है about inside of the earth। अब इसमें अपने as I said कि earthquake एक बहुत बड़ा टॉपिक है and I think today also we'll just do around half of it only, but let us understand that how does earthquake occur or what is regarding you can say the processes involved। ठीक है, पहले let us just understand it and then we'll have a 3D view of it and we will understand it better। okay, सबसे पहले जो है ये जो सिस्मिक वेव्स है, जो वेव्स क्रिएट होती हैं अर्थक्वेक के आने पे, वो अपने को अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। सबसे पहली चीज जो अगर बहुत कॉमन वर्ड्स में बोले तो हम अर्थक्वेक अगर हम पूछे क्या होता है अर्थक्वेक, तो यू में से कि जब अर्थ शेक करता है या वाइब्रेट होता है उसको हम लोग अर्थक्वेक कह देते हैं। एक्चुअली में ये होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है जो रिलीज होके किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, वेव्स के फॉर्म में, और वो ट्रैवल करती है हर डायरेक्शन में और फाइनली अपने लोग जो अर्थ पे है उसको फील करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये स्टार्ट कैसे होता है वो एक बार थोड़ा सा जनरल डायरेक्शन में देख लेते हैं अपने। एक्चुअली में क्या होता है, जो अर्थ के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे अगर कोई फॉल्ट होता है, फॉल्ट मतलब एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जहाँ से वो वीक होता है थोड़ा सा, वहां पे क्या होता है जो ये फॉल्ट जो बेसिकली एक शार्प ब्रेक होता है क्रिस्टल रॉक्स में। अब ये जो होता है अगर फॉल्ट हो जाता है तो एक जनरल टेंडेंसी है कि एक दूसरे से ऑपोजिट जाने की ये कोशिश करते हैं, पर ये जा नहीं पाते बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो इनको एक साथ लॉक करके रखता है। बट क्योंकि ये कंटिन्यूअस इनकी टेंडेंसी है मूव अपार्ट होने की, यानी दूर होने की एक दूसरे से, तो क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन है ये कम पड़ जाता है और ये ब्लॉक्स जो है थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाता है शेप और स्लाइड कर लेते हैं और अब्रप्टली करते हैं, मतलब कोई डेफिनेट नहीं है कि ऐसे ही मतलब ये स्लाइड करेंगे, इसी तरीके से ब्रेक करते हैं। अब जब ये
दो चीजों का ऐसे स्लाइड होना होता है। एंड जस्ट इमेजिन तो अर्थ के अंदर ये जो हो रहा है, इट इज अकरिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल। तो उससे क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसको हम सिस्मिक वेव्स बोल देते हैं। अब जो पॉइंट है जहां पे ये हम बोलेंगे एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकस के साथ साथ इसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉल्ट के अराउंड समवेयर डाउन द अर्थ एट वन सर्टेन पॉइंट जहां पे ये एनर्जी रिलीज होती है, उसको फोकस और हाइपोसेंटर बोलते हैं। और एग्जैक्टली उसके ऊपर ऑन द सरफेस, now I suppose you can see this, that exactly if you notice in this direction, if you can see this red line that I am drawing, यानी हाइपोसेंटर के ये जो पॉइंट है, इससे स्टार्ट होके डायरेक्टली जो स्ट्रेट लाइन जाती है ऑन द सरफेस, ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब ये फील होती है, या जिस पॉइंट पे सबसे डायरेक्ट ये हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जिसका इफेक्ट होता है, या डायरेक्ट जहां पे फील होती है, वो होता है एपीसेंटर। ठीक है, तो एपीसेंटर, आई सपोज यू ऑल कैन see this is epicenter, and this circle or the white, you can say the white colored small circle is your hypocenter or your focus। ठीक है, सो बेसिकली ये तो वो एरिया है जहां पे हम देखेंगे कि ये जो है स्टार्ट होता है पॉइंट, और उसके बाद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है इन द एपीसेंटर, और एपीसेंटर इज डायरेक्टली यू कैन से स्ट्रेट लाइन अबव द फोकस। सो अब जब इसका ओरिजिन हो गया, उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। अब आफ्टर द ओरिजिन ऑफ दीज वेव्स, अर्थक्वेक जो है बेसिकली हम बोलेंगे इट जहां पे अकर होता है, हम जो लिथोस्फेयर की बात करते हैं, इट रेफर्स टू अराउंड अ पोर्शन ऑफ डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जो सरफेस ऑफ अर्थ है जहां पे हम लोग रहते हैं, उससे एकदम स्ट्रेट डाउन जाओगे तो 200 किलोमीटर्स तक हम ये अप्रोक्सीमेटली मानते हैं इस सेंस में कि लिथोस्फेयर है। अब तो यहाँ से फिर वो ऊपर जेनरेट होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, और फिर वाइब्रेशन आती है, और उसके बाद उससे क्या होता है कि वी फील दीज वाइब्रेशंस एंड वी कॉल इट एज द अर्थक्वेक। अब let us take a simple example. If you keep a solid thing and you bang a hammer on it, मतलब एक हथौड़े से तेज से मार रहे हो, तो उसके दूर एरिया तक you will feel the vibration, क्योंकि वो किस वेव के थ्रू गई है, सर्टेन वेव्स के थ्रू। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हम किसी भी चीज पे, मतलब जब बहुत ज्यादा फोर्स रिलीज होती है, तो वहां पे एनर्जी जो रिलीज हुई है कहाँ पे, टुवर्ड्स द फोकस, वहां से वो जेनरेट होके अपने एपीसेंटर पे पहुंच गई है। अब कितनी है ये एरिया, या मतलब कितना हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है वो कितना था, वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ पे ये रिकॉर्ड होता है उन वेव्स जो कि सरफेस पे आ गई है। ठीक है, और अर्थक्वेक उसके बाद ये जनरली कैसे ट्रैवल होती है, ये वेव्स के फॉर्म में ही ट्रैवल होती है। और हम ये बोलेंगे कि जो वेव्स है बेसिकली उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, यानी वेव जो हम बोल रहे हैं कि जो वेव्स रिलीज हुई है यहाँ पे, ये देखो सिस्मिक वेव, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, समथिंग इज बैंग्ड ऑन हियर एंड एक्चुअली दिस इज द सिस्मिक सोर्स। यहाँ पे अपने को इससे पता चलता है कि जो वाइब्रेशंस है वो कितनी है, और इससे मेजर होता है। जस्ट कीप दिस डायग्राम इन माइंड एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच विल एक्सप्लेन दिस बॉडी वेव एंड सरफेस वेव इन डिटेल। अब देखो, बॉडी वेव और सरफेस वेव के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं। बॉडी वेव एक्चुअली क्या होती है, जहां पे हम बोलेंगे रिलीज हुई है ना एनर्जी एट द फोकस, और जहां से वो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है, उसको हम बोल देते हैं कि ये जो है हमारी बॉडी वेव्स है, क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। समझ गए, यानी जहां ओरिजिन हुआ है वहां से ये कहाँ ट्रैवल कर रही है,
पूरे अर्थ की बॉडी में अलग अलग डायरेक्शंस में, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं बॉडी वेव्स। और ये जो बॉडी वेव्स है ये बेसिकली फिर जाके इंटरैक्ट करती है विद द सरफेस रॉक्स, और फिर वहां पे ये जेनरेट करती है दूसरी वाली वेव्स जिसको हम बोल देते हैं सरफेस वेव्स। ये जो वेव्स है सरफेस वेव्स, ये बेसिकली सरफेस पे सबसे ज्यादा क्या होती है, फील होती है, और ये मूव करती है अलोंग दी सरफेस। अब जो वेलोसिटी ऑफ वेव्स है वो बेसिकली ट्रैवल करती है डिपेंडिंग कि कौन से मटेरियल से जा रही है। जैसे वाटर में अगर ये वेव्स जनरेट हो रही है तो ये अलग वेलोसिटी से जाएंगी, अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगी। जिस चीज पे ट्रैवल कर रही है उसकी डेंसिटी क्या है, उसके बाद किस डायरेक्शन में चेंज करिए, इनका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है किस हिसाब से कि मतलब रिफ्लेक्शन कैसा हुआ है या रिफ्रैक्शन कैसा हुआ है, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल जो इनके रास्ते में आ रहे हैं। मतलब बीच में अगर पत्थर आ गया है तो वो कैसे आगे पास ऑन होंगी, अगर बीच में कोई वाटर बॉडी आ गई है तो कैसे पास हो गई। तो ये जो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स है ये जेनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक क्या होता है, डेवलप होता है। अब इसको एक कनेक्शन में ही देखो, अगेन कीप दिस डायग्राम एज आई एम सेइंग, इनिशियली जहां से ओरिजिनेट होता है बॉडी वेव, उसके बाद जाके सरफेस वेव सरफेस पे आ जाती है। ये जो डायग्राम है जस्ट कीप इन माइंड द शेप ऑफ द वेव्स। नाउ लेट अस कम बैक टू in detail studying about the body and the surface waves. तो as we said body wave, तो जो body wave है उसमें let us first study the P waves. Body waves में दो waves होती हैं, ठीक है, P waves and S waves. P waves जो है उसको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन सी एक्सपीरियंस की जाती है, यही वेव्स, कौन सी, प्राइमरी वेव्स। अब ये जो प्राइमरी वेव्स है ये है ना बहुत सिमिलर होती है टू द साउंड वेव्स। जैसे कोई बोलता है तो हमें किस तरीके से वो साउंड वेव्स हमारे पास आती है और हम कैसे उसको मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न होता है। एक क्वालिटी पी वेव्स की जो अलग है एस वेव से वो ये है कि वो हर स्टेट ऑफ मटेरियल से पास हो सकती है, स्टेट ऑफ मैटर, चाहे गैसियस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, सबसे ये जो वेव्स है ये पास हो सकती है। अब जो एस वेव्स है ये बेसिकली क्या है, सरफेस पे होती है, तो ये थोड़े टाइम बाद आती है, यानी पहले पी वेव्स आती हैं यानी प्राइमरी वेव्स आती हैं, और उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि पी वेव्स के बाद आएगी अपनी सेकेंडरी वेव्स। ऑब्वियसली प्राइमरी के बाद सेकेंडरी वेव्स आई है। सेकेंडरी वेव्स जो है वो पी वेव से थोड़ी अलग क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। और इसीलिए जो एस वेव्स है ना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एस वेव्स जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स करती है, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स करती है, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना अर्थक्वेक के कारण, वो बेसिकली इन एस वेव्स के कारण ही होती है। अब नाउ वी विल सी कि ये जो वेव्स है ना ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है, किस बेसिस पे होती है कि रिफ्लेक्शन हुआ है या रिफ्रैक्शन हुआ है, इसके बेसिस पे। नाउ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब होता है बाउंस बैक करना। तो वी विल नोटिस कि कुछ वेव्स तो है आगे से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती है, और कुछ ऐसी हैं जो रिफ्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जो P और S वेव्स है ये है दोनों के दोनों बॉडी वेव्स के टाइप। और बॉडी वेव्स में फर्स्ट प्राइमरी वेव्स आती हैं, जनरली सारे स्टेट ऑफ मैटर से पास ऑन हो जाती हैं, और ये जो है जनरली दीज आर दी वन विच आर फेल्ट एट दी फर्स्ट। सेकेंडरी वेव्स जो है आर द यू कैन से द नेक्स्ट पार्ट, मतलब प्राइमरी जो वेव्स है उसके बाद एस वेव्स जो है वो फील की जाती हैं। और ये हम बोलेंगे कि these are more important from point of view of scientists because it tells us and it helps us to understand the interior of the earth. Now when we are clear about these P and these S waves, there are few you can say more things that we should know, that how these waves actually travel. ठीक है, ये तो हो गई कि P waves और S waves होते क्या, अब ये ट्रैवल कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं।
एंड इफ यू कैन सी दिस लास्ट पॉइंट, जनरली जो हम देखेंगे पी वेव्स है, ये हम देखते हैं ये प्रोपगेट होती है और ये जो है वाइब्रेशन कॉज करती है इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स, जिससे वो पास होती है, यानी ऑब्वियसली जिस भी मटेरियल से पास होगी उस पे वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। पर इनका वाइब्रेशन होता कैसा है? इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव्स क्रिएट हो रही हैं उसके ही पैरेलल में क्या होगा, पी वेव्स ट्रैवल करेगी, जिसके कारण क्या होता है, जो मटेरियल होता है ना उस पे बहुत प्रेशर एक्सर्ट होता है और उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपगेट हो रही है, जिसके कारण इसके बीच के रास्ते में जितनी भी मटेरियल आते हैं उनमें क्या होता है, डेंसिटी में डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। नाउ अंडरस्टैंड, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट अवे, तो क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है उसके कारण क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, यानी इफ आई एम पुशिंग समथिंग टुवर्ड्स मे बी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जस्ट इमेजिन अगर मैंने पुश किया है तो वो क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। और या फिर अगर ऑपोजिट वैसे डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये स्क्वीज हो जाएंगे। या सपोज मैंने आगे से पुश किया और आगे कोई ऐसा मटेरियल है जो स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं हो पा रहा है, तो वापस से पुश बैक करेगा तो क्या होगा, वो चीज स्क्वीज हो जाएगी। यानी ये जो डायरेक्शन, ये जो P waves है, it leads to either you can say stretching and squeezing of the material. Now that is why we will notice that these waves actually are the waves which travel in the, you can say, direction, or you can say basically parallel to the direction of the wave. Now if we now talk about the direction of the S waves, एस वेव्स कैसे डिफरेंट है, इनकी जो वेव्स है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है और वर्टिकल प्लेन में, जिसके कारण क्या है, ट्रफ्स और क्रेस्ट क्रिएट हो जाते हैं इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। ठीक है, नाउ सपोज इफ समबडी इज स्टैंडिंग एंड आई एम नॉट पुशिंग देम स्ट्रेट, आई एम पुशिंग देम टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, आगे जाके सपोज अगर वो ऑसिलेटिंग चीज है तो वो वापस टर्न होगी, तो जो एस शेप जैसी डायरेक्शन होती है वैसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस थ्रू अ डायग्राम। नाउ इफ यू notice the S waves will generally travel like this, मतलब वेव्स जैसे। ठीक है, इफ आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ करेक्टली यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एस वेव्स जो है वो ऐसे करके क्या होती है, मूव होती है, बिकॉज जो उनको पुश है वो एक साइड से इस तरीके से पड़ा है कि इट इज बिकॉज परपेंडिकुलर पे पड़ा है, दैट इज वाई उसकी डायरेक्शन जो है इस टाइप की हो जाएगी वेव्स। Whereas जो हमारा पी वेव्स है उसमें पैरेलल होती है, इसीलिए उसमें जनरली क्या होती है, they are either squeezed or stretched. So that is the major difference between the P and the S waves. Now then after that we need to understand few more things regarding this earthquake, and we will move on to the other portion of it. And the other thing is that there are one more thing, or you can say one more area when earthquake occurs, that is called the shadow zone. अब shadow zone होती क्या है, earthquake waves जब रिकॉर्ड किए जाते हैं सिस्मोग्राफ पे, तो we will notice कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक एरियाज होती हैं जहां पे वेव्स रिपोर्ट नहीं होती है, ऐसे जोन को हम बोलते हैं शैडो जोन। ठीक है, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर विद द figures and you can say the diagram that is given in your book. Just notice that this figure, the figure A and B, shows actually the shadow zones of P and S waves. Now it is observed about, they are talking about this diagram only, that जो seismograph है located and at any distance between 105 degrees
from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. यानी कुछ ऐसी जगह है जहां पे हम देखेंगे P और S वेव जो है दोनों की वाइब्रेशन जो है वेव्स की वो रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर जो सिस्मोग्राफ्स 145 डिग्री एपिसेंटर से ज्यादा है वो सिर्फ क्या करते हैं, क्या चीज कौन से वेव्स रिकॉर्ड करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ P वेव्स, यानी एस वेव्स वो क्या नहीं करेंगे, लोकेट नहीं करेंगे। तो ये जो 105 से लेके 145 के बीच की जो एरिया है, जो शेडेड एरिया दी हुई है, वो आ जाती है अपनी शैडो जोन, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जो जोन है बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपी सेंटर, ये शैडो जोन है किसकी, यू कैन से ऑफ both type of waves, क्योंकि entire zone beyond now 105 you will say does not receive S waves। अब अगर हम देखें shadow zone of S waves सिर्फ, तो if you see the diagram which is the second diagram, उसमें देखो S wave की जो shadow zone है वो कितनी ज्यादा है। That means the shadow zone of S wave जो है वो बहुत ज्यादा है as compared to the shadow zone of P waves। P waves जो है वो एक बैंड की तरह अपीयर हो रही है बिटवीन 105 एंड 145 एपिसेंटर से। तो शैडो जोन ऑफ एस वेव जो है इट इज मच लार्जर इन एक्सटेंट एंड ऑलमोस्ट यू कैन से 40% ऑफ द अर्थ तो कवर करती ही करती है। तो हम है ना किसी भी अर्थक्वेक का शैडो जोन जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं अगर हमें एपिसेंटर पता हो ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ इस एग्जांपल के थ्रू बोलते हैं। जैसे सिस्मोग्राफ है वो कुछ एरिया को एस वेव्स तक मेजर करेगा, कुछ एरिया का हम बोलेंगे पी वेव्स तक मेजर करेगा और कुछ एरिया का पी और एस वेव्स दोनों मेजर करेगा। तो ऐसी एरिया जहाँ पे ना पी वेव और ना ही एस वेव दोनों का ट्रैक नहीं हो रहा है वेव, तो उसको हम बोल देंगे शैडो एरिया ऑफ बोथ दी वेव्स। जहां पे पी वेव्स का रिपोर्ट नहीं हो रही है, पी वेव्स अर्थक्वेक की, उसको हम बोल देंगे शैडो जोन ऑफ पी वेव। उसी तरीके से जो एस हमारी एस वेव्स है अगर वो रिकॉर्ड नहीं होंगी तो उतने एरिया को अपने बोल देंगे शैडो जोन एस वेव का, ठीक है। सो दिस इज वन मोर कंसेप्ट दैट आई सपोज इज न्यू बट इट इज नथिंग टू यू कैन से इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट अ जनरल थिंग कि ये दो वेव्स है। सिस्मोग्राफ कहीं कहीं पे किसी वेव को जहां पे रिपोर्ट नहीं करते हैं उसको हम उस एरिया का शैडो जोन बोल देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विथ यू कैन से मेनी मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक, जैसे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, उसके इफेक्ट्स, फ्रीक्वेंसी, भाई कब हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है तो ज्यादा डेंजरस है, कब कम डेंजरस है। ऑल दीज वील डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। This much I suppose is clear to you. If you have any doubt, you are free to ask. After this, now we'll meet in the next class. And if you have any doubt, feel free to ask.